हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में, और ये सारी बातें हम करने वाले हैं एंशिएंट टाइम पीरियड की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आज हम रह रहे हैं, जिस तरह से आज के टाइम पीरियड में स्टेट का फॉर्मेशन है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्या पहले के टाइम पीरियड में था? पहले लोग अपनी बातों को कैसे रखते थे, कैसे लॉ मेकिंग की जाती थी, कैसे समाज को चलाया जाता था? तो आज के चैप्टर में यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन के ऊपर आज चैप्टर दिखाई दे रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5। क्लास 9 का जो चैप्टर 5 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1000 ईस्वी तक राज्य और साम्राज्य, यानी स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक टाइम पीरियड से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वैदिक टाइम पीरियड में बहुत सारे हमें वेदास मिले। बेसिकली 4 वेदास मिले हैं, और इन 4 वेदास से हमें उस टाइम पीरियड के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से लोगों ने जो है जन से महाजनपद, और महाजनपद से फिर क्या कहते हैं बहुत बड़े लेवल पर साम्राज्य का फॉर्मेशन किया, राजा की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सारी चीजें, चक्रवर्ती सम्राट की क्या कॉन्सेप्ट थे, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो टाइमलाइन है इसमें आपको बताया हुआ है 2000 BCE ऑनवर्ड्स, यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद इस टाइम पीरियड में आपका वैदिक साम्राज्य यानी वैदिक समुदाय का, वैदिक कम्युनिटी का राइज होता है। इसमें आपका ऋग वैदिक एंड पोस्ट वैदिक यानी उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी, कैसा इसका डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर कौन कौन सी काउंसिल थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था, हम ये जानेंगे। इसके बाद 1000 से लेकर के 600 BC तक ये जो टाइम पीरियड था, इसमें जनपदों का राइज हुआ था। जनपद की बात करते हैं, कुल कबीले उनसे जनपद बने, उनका राइज कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोशल फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे ये काम करते थे। इसके बाद 600 से 300 BCE की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में महाजनपदों का राइज होता है, और इन महाजनपदों में कौन सा महाजनपद ज्यादा पावरफुल था, यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, हम इस चीज को पढ़ेंगे। फिर 600 से लेकर के 600 से 300 CE आप महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 321 से लेकर के 321 में सबसे पहले तो मौर्य एम्पायर का फॉर्मेशन होता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसका इकोनॉमिकल सोशल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 272 से लेकर के 232 ये जो टाइम पीरियड था, ये अशोक का टाइम पीरियड था। अशोक द ग्रेट रूलर, अशोक ने किस तरीके से जो धर्म की स्थापना की, किस तरीके से एक वॉर के बाद उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था, उसकी जो विचारधारा थी कैसे चेंज हो गई, सोसाइटी में क्या चेंज लेकर गया है, उसकी इंस्क्रिप्शन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 300 BCE से लेकर 300 CE तक। इसमें आप साउथ इंडिया के इनिशियल फेज में जो डायनेस्टी थी उनका राइज कैसे हुआ आप वो पढ़ेंगे। इसमें चेरा, चोलास, पांड्या, इनके बारे में आपको दिया हुआ। फिर 320 से लेकर 550 इसमें आप गुप्ता साम्राज्य का राइज कैसे हुआ, गुप्ता साम्राज्य को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें से पढ़ोगे। उसका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। उसके बाद आप देखोगे 1000 CE यानी 1000 आपका जो ईस्वी है उस टाइम पीरियड में क्षेत्रीय राज्यों का विस्तार कैसे हुआ। तो ये पूरा आपको टाइमलाइन दिया हुआ है। यह बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड आपको ऊपर से पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्ड करना है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनिशियल फेज की। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में, अर्ली फेज में इंडियन सोसाइटी या इंडियन जो स्टेट थे
वो किस तरह के थे। सबसे पहले अगर हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज जहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपसी संबंधों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यवस्था है, वही समाज कहलाती है, जिनका कॉमन टेरिटरी होती है, कॉमन कल्चर होता है, और वो अपने ट्रेडिशन को यानी अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, संचालित करते हैं, और इस तरह से एक पूरी कम्युनिटी सोसाइटी बनती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग जो रहते हैं उनके बीच में रिलेशन या फिर रिलेशनशिप बिल्ड होती है। उनका कॉमन कल्चर होता है, कॉमन खान पान होता है, इसके अलावा उनके रीति रिवाज होते हैं, और इन रीति रिवाजों के द्वारा सोसाइटी को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका स्टेट। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आपका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी अपनी कानून व्यवस्था होती है, अपना जो गवर्नेंस होता है, उसमें उसके कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। इसके अलावा उसकी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है। तो इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ही राज्य कहा जाता है, जिसकी अपनी कानून व्यवस्था, अपना प्रशासन होता है, इसके अलावा अपना गवर्नेंस होता है, जिसके द्वारा उसको संचालित किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें एंशिएंट टाइम पीरियड की या फिर अपनी जो अर्ली फेज है, अर्ली फेज की सोसाइटी को समझना है, तो अर्ली फेज की सोसाइटी को समझने के लिए इन 4 वेदों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें से जो स्टार्टिंग के आपके 3 वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, इनको वेदत्रयी भी कहा जाता है। और ये जो तीनों वेद है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आपका ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में या ऋग्वेदिक फेज में हुआ है। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट और सबसे ओल्डेस्ट वेदा में से एक माना जाता है। इसमें आपके 1028 हाइम या सूक्त मिलते हैं, और इसमें गॉड से रिलेटेड बहुत सारी प्रेयर्स या फिर स्तुतियां आपको देखने को मिलती है। और इसमें हमें वैदिक साम्राज्य का जो प्रारंभिक समय काल था, उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इन सब चीजों के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। सेकेंड है आपका यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो यज्ञ किए जाते थे, जो रिचुअल्स किए जाते थे, उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें हमें अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन से रिचुअल्स या ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। सामवेदा की बात के बारे में बात करें तो ऋग्वेदा की जितने भी हाइम्स है वो यहाँ पर आपको पद्य फॉर्म में, संगीतात्मक रूप में देखने को मिलेंगे, सिंगिंग फॉर्म में मिलेंगे। और ये जो है भारतीय संगीत का फाउंडेशन भी आपका सामवेदा से हुआ है। जो आपका सारे गामा पा धा नी सा है, यह आपका सामवेद से ही लिया गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अथर्ववेदा की, तो अथर्ववेदा आपका पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में डेवलप हुआ है। और इसमें हमें उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें हमें लोगों के रेगुलर लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से उस समय बीमारियां होती थी, उनसे कैसे सुरक्षा करना है, कैसे बचाव करना है, इससे रिलेटेड मंत्र के बारे में भी, जादू टोना के बारे में भी, सारी चीजों के बारे में हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। इस तरह इन 4 वेदों से हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में, उस समय के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है कि वैदिक टाइम पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो इन वेदास को समझने के लिए या इन वेदास को अच्छे से जानने के लिए जो है इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनके 4, जैसे सबसे पहले संहिता की बात करते हैं। संहिता, इसे हिंदी में संहिता कहते हैं। इनमें बहुत सारे हाइम्स का कलेक्शन यानी बहुत सारे मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसके बाद दूसरा आता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रीति रिवाजों की आपको व्याख्या देखने को मिलती है, जो उस टाइम पीरियड में जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, जो भी ट्रेडिशन फॉलो किए जाते थे, उसके बारे में हमें ब्राह्मण ब्राह्मण वो है बुक है, उसके बारे में जानकारी, उसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका आरनायक। आरनायक की बात करते हैं तो जंगलों में बैठकर लिखी गई थी, इसलिए इसको आरनायक बोलते हैं। आरनायक का मतलब ही जंगलों में बैठकर लिखी गई संहिता। ठीक है, उसके बाद उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना, इसका जो लिटरल मीनिंग है। इसके अलावा इसमें हमें दार्शनिक ज्ञान यानी फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलती है। तो वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण किया गया था, संहिता, ब्राह्मणास, आरनायक और उपनिषद का।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। वैदिक टाइम पीरियड का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं, इनिशियल फेज की बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में कुल या कबीले हुआ करते थे। कुल या कबीले यानी क्लान हुआ करते थे, और इनको ये कुल या कबीले के रूप में फॉर्म से संगठित थे। इनका एक अपना राजा होता था जो कबीले का प्रमुख होता था, साथ ही साथ जिसका मुख्य काम होता था अपने कबीले के लोगों को प्रोटेक्ट करना यानी रक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ अगर कोई वॉर होती है, कोई युद्ध होती है, तो उसको नेतृत्व देना, उसको लीड करना इनका मुख्य काम था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सभाएं या असेंबली हुआ करती थी। पहली थी आपकी सभा। सभा की बात करते हैं तो ये स्मॉल बॉडी थी, यानी छोटी सभा होती थी। इसका मुख्य काम था जुडिशरी फंक्शन यानी न्यायिक प्रणाली की देखरेख करना, न्याय व्यवस्था करना, और दूसरा था इसके जो मेंबर होते थे वो एलिट मेंबर होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट था आपका जो असेंबली थी वो थी समिति। समिति की बात करते हैं, इसको लार्ज असेंबली या बड़ी सभा कहा जाता था। ये बेसिकली जो पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते थे वो इस समिति के द्वारा लिए जाते थे, और इसमें बड़े लेवल पर जन प्रतिनिधित्व पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पर था। और ये दोनों समितियां मिलकर के राजा की शक्तियों को कंट्रोल करते थे और राजा को एडवाइस भी करते थे कि वो किस तरह काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विदत या विधाता की बात करते हैं, तो ये जो है समाज में रहने वाले जो ओल्ड पर्सन है उनकी पूरी समिति होती थी। इसमें मुख्य रूप से इन जनसभा में युद्ध और सामाजिक स्तर पे जो पर्टिकुलर मैटर्स होते थे उन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता था। इस तरह से उस टाइम पीरियड का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वहां पर ये तीनों असेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉम टेरिटरी टू एम्पायर्स। फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये जो कुल है, कबीले हैं, जन बने, फिर जन से जनपदास बने, उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं स्टेट फॉर्मेशन की, तो इसमें 2 तरह का आपको रूल देखने को मिलता है। एक है आपका मोनार्की सिस्टम, जिसमें राजा का रूल होता है, राजा के द्वारा नियम कानून लागू किए जाते हैं और उसको ही फॉलो किया जाता है। और दूसरा है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक स्टेट वो स्टेट होता था जो गवर्न होती थी असेंबली के द्वारा, सभाओं के द्वारा जो शासन था, जिसपे सभाओं के द्वारा शासन किया जाता था। सबसे पहले अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं जो आपका इनिशियल फेज था, यानी 1000 से लेकर के 600 बीसी तक, 1000 से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व के बीच में, इस टाइम पीरियड में जो समाज था वहां पर वो क्षेत्र आधारित था, यानी वहां पे छोटी छोटी यूनिट्स थी और इनकी पहचान उनकी जमीन से, उनके लैंड से की जाती थी। बाद में जाकर के यही जो समाज के यही जो यूनिट्स हैं, बाद में जाकर के ये यूनिट्स काफी ज्यादा लार्ज या बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी यूनिट्स होने के बाद ये बन जाती है महाजनपदास। या महाजनपदास की बात करते हैं, महाजनपद की बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में 600 बीसी की बात कर रही हूँ, 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो था आपका मगध था। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। मगध के बारे में बात की जाए तो मगध जो है इसका विस्तार मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, यानी मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में इसका सबसे ज्यादा विस्तार होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, व्यापार का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा मौर्य एम्पायर में मगध का। तो इस तरह महाजनपदास के टाइम पीरियड में जो मगध एम्पायर है काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फेमस था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो मोनार्की सिस्टम था या फिर जो राजा का शासन था, वो तो उस समय जो राजा थे उनकी क्या क्या ड्यूटीज हुआ करती थी, उनकी क्या क्या आइडल्स या उनकी काउंसिल कैसे वर्क करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं कि राजा की जो आइडल्स या ड्यूटीज के बारे में, तो राजा का जो मुख्य कर्तव्य होता था वो होता था कि अपनी प्रजा को, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करना, रक्षा प्रदान करना, जो जस्टिस है, न्यायिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखना, जो राज्य है या फिर किंगडम है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको डिफेंड करना। इसके अलावा जो भी उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, जो अपराधी हैं उनको, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश करना, उनको सजा देना, साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। इस तरह इस टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री में चक्रवर्ती सम्राट का जो सिंबल है वो माना जाता था कि जो पूरी यूनिवर्सल सॉवरेनिटी को दिखा रहा हो, यानी विश्व स्तर पर या फिर बड़े लेवल पे जो है संप्रभुता को दिखाता हो या सिंबलाइज करता हो।
इसके बाद हम बात करते हैं, राजा अकेले किसी भी क्षेत्र की या किसी भी साम्राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल का या मंत्री परिषद का होना जरूरी था। तो इस मंत्री परिषद के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये बेसिकली सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। कौटिल्य के बारे में बात करें तो जो आपका मौर्य एम्पायर है, मौर्य एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ दिया था वो कौटिल्य ने दिया था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने के बाद उसके मंत्री बने थे कौटिल्य। कौटिल्य की एक बुक है काफी फेमस, जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। अर्थशास्त्र में इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह राजा जो है साम्राज्य को चलाएगा और किस तरह राजा की जो काउंसिल है उसमें कौन कौन से लोग होने चाहिए। सबसे पहले इसमें मिनिस्टर होने चाहिए, इसके अलावा कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजर का हेड होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, चीफ लीगल एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार जो राजा को सलाह दे, राजा को डिसीजन लेने में हेल्प करे। साथ ही साथ अगर राज्य में कोई युद्ध होता है तो उसको लीड करने के लिए एक सेनापति या चीफ कमांडर भी होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कौटिल्य ने अपनी एक साप्ताहिक थ्योरी भी दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। साप्ताहिक थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें सबसे हेड है आपका राजा, राजा के बाद आते हैं अमात्य, अमात्य यानी मिनिस्टर यानी मंत्री को कहा जाता है, जनपदास यानी टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोग वो मिलकर के जनपद बनेंगे। इसके अलावा दुर्ग यानी किला जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड होगा। ट्रेजरी, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए धन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कोष का होना बहुत जरूरी है। दंड, अगर कोई, इसके लिए आर्मी होना चाहिए, अगर कोई दंड करता मतलब पनिशमेंट, क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जानी चाहिए। साथ ही साथ साम्राज्य को चलाने के लिए वॉर वगैरह हो उसके लिए सेना का होना बहुत जरूरी है, आर्मी का। इसके अलावा अलाइस यानी संगोष्ठी यानी मित्र राज्य का होना, मित्र का होना भी जरूरी है किसी स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये 7 जो चीजें दी गई है आपको, 7 एलिमेंट दिए गई। 7 एलिमेंट जो है किसी भी स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए, किसी भी राजा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी दी गई थी कौटिल्य के द्वारा। अब आगे चलते हैं, साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानते हैं। कोई भी साम्राज्य जब पावरफुल होता है, जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किए जाते हैं और अलग अलग ऑफिशियल्स को अलग अलग लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनिशियल फेज में जो एम्पायर से बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको प्रोविंस यानी प्रांतों में विभाजित किया जाता था। प्रांत से नीचे होते थे डिवीजन जिसको मंडल कहा जाता था, उससे नीचे होता था आपका डिस्ट्रिक्ट जिसे जिला कहते हैं और उसके नीचे होता था आपका गांव यानी विलेज। अगर बात करें तो अलग अलग लेवल्स पे बहुत सारे अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था जो रेवेन्यू यानी राजस्व को यानी टैक्स को इकट्ठा करते थे, न्याय व्यवस्था की देखरेख करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए काम करते थे। अगर हम विलेज लेवल की बात करते हैं तो विलेज लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था उसको ग्रामिका कहते थे, हिंदी में ग्रामी कहते हैं, जो विलेज हेड होता था। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता था। अगर हम बात करते हैं रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम इसमें बेसिकली साउथ इंडिया का ले तो वहां पर आपका पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और इसके साथ साथ गुर्जर, प्रतिहार और पालास की बात करते हैं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी की बात करते हैं तो पल्लव का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन आपका केंद्रीकृत था यानी सेंट्रलाइज था, लेकिन उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई थी। गांवों को सॉवरेनिटी प्रोवाइड की गई थी, स्वायत्तता प्रदान की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर विलेज लेवल पर इरिगेशन को और भी ज्यादा एस्टेब्लिश करने के लिए ताकि एग्रीकल्चर डेवलप हो सके, बागीचे बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए ताकि लोगों को, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो टेम्पल्स होते थे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट होते थे, तो बहुत सारे टेम्पल्स को भी बिल्ड किया गया था। साथ ही साथ जो ब्राह्मण होते थे उनको जमीनें दी जाती थी, ये जमीनें जो है ब्रह्मदेव कहलाती थी। ब्रह्मदेव वो जमीनें होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और ये टैक्स फ्री लैंड होती थी। अगर चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको राजतंत्र राजा का शासन देखने को मिलेगा, एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा और इसके अलावा गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पर आपको इंपॉर्टेंट काउंसिल या असेंबली देखने को मिलेगी। पल्लवों में ब्रह्मदेव के जगह पे जो है अग्रहारम का कॉन्सेप्ट था। अग्रहारम का मतलब है, अग्रहारम का मतलब है कि ये भी एक तरह की जो लैंड होती थी जो दी जाती थी, इसमें ऐहोल और बादामी वाला जो एरिया है वहां पे इन अग्रहारम को
शिक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया गया था। साथ ही साथ गुर्जर प्रतिहारा की बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारा, पालास और राजपूतास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लोगों ने कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। इनके बीच में कन्फ्लिक्शन हुआ था कन्नौज को लेकर। उस टाइम पीरियड में कन्नौज काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड था और इसको लेकर के बड़े लेवल पे कन्फ्लिक्शन होता है और इस कन्फ्लिक्शन को हिस्ट्री में काफी ज्यादा याद किया जाता है। काफी ज्यादा फेमस वॉर में से, कन्फ्लिक्शन में से एक है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ की सबसे छोटी जो यूनिट है वो विलेज मानी जाती थी। इसके अलावा जो गांव है वहां पे एजुकेशन, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता था और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी देखरेख करने के लिए इनको बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती थी। तो ये था आपका पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और थोड़ा बहुत हमने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर डिटेल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।